आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यशास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें शनिवार के दिन हम काव्यशास्त्र के प्रश्नों को और हिंदी व्याकरण और संस्कृत साहित्य के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है। विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं तो गणपत चंद्र गुप्त हैं। गणपत चंद्र गुप्त जो है महत्वपूर्ण इतिहास लेखक हैं। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा। फिर है निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है, तो ये कथानक से इसका संबंध है। कथानक से इसका संबंध है। ये कथानक जो है अनग्नोरिसिस, ये यूनानी शब्द है, उसी का अनुवाद है कथानक। फिर है प्रश्न कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। जाक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। ये अभिकथन हो रहा है। अब इसका कारण क्यों दे रहा है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो ये ऑप्शन, ये कथन और कारण दोनों सही हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन में है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यही ऑप्शन सही है। फिर निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाविधेय वक्रोक्तरिष्टा वाचामलंकृता किसका कथन है, ये भामह का कथन है। काव्यशास्त्र के इस अभ्यास में लगभग 600 प्रश्न हैं और इन 600 प्रश्नों को अगर हम हल कर ले रहे हैं तो काव्यशास्त्र के जितने भी प्रश्न हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है। द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स एंड शेक्सपियर, एलिजाबेथन एसेज। तो इसमें द टेबल टॉक और एलिजाबेथन एसेज जो है वो कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है। कॉलरिज द्वारा जो लिखा गया है लेटर्स, लेक्चर्स एंड शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये हमें याद कर लेना चाहिए। चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट, द इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन। फिर निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है तो वाल्तेयर। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है रिपब्लिक, माइंड इन मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो रिपब्लिक को हम पहले देखेंगे। रिपब्लिक प्लेटो का ग्रंथ है और प्लेटो का समय लगभग 380 ईसा पूर्व है। उसके बाद आएगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये रिचर्ड्स का ग्रंथ है। तो 1 और 3 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ये 1 और 3, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद 4 आता है एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये पुस्तक है लियोनेल का। और माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पुस्तक है थॉमस ईस्टर्न का। इस तरह से 1, 3, 4, 2, इसमें जो पहली पुस्तक है वो जो है महत्वपूर्ण है रिपब्लिक प्लेटो की। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौस्तुभ और श्रृंगार प्रसाद। श्रृंगार प्रकाश जो है वो भोजराज की पुस्तक है। अभिनव भारती जो है अभिनव गुप्त की है और व्यक्ति विवेक जो है वो महिम भट्ट की है। फिर है राजशेखर, इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। साहित्य दर्पण, अभिनव भारती, हृदय दर्पण, काव्य मीमांसा। तो राजशेखर की जो पुस्तक है वो है काव्य मीमांसा।
तो देखेंगे कि ए में 4 कहाँ है, ए में 4 है और विश्वनाथ की पुस्तक है साहित्य दर्पण। तो ए में 4 और सी में 1, यही ऑप्शन सही होगा। बी में भट्टनायक की पुस्तक है हृदय दर्पण, तो बी में हो गया 3। अभिनव गुप्त का है अभिनव भारती। इस तरह से बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, राजशेखर की काव्य मीमांसा, भट्टनायक की हृदय दर्पण, विश्वनाथ की साहित्य दर्पण और अभिनव गुप्त की अभिनव भारती। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से है? कामवृत्ति अहम पाठ संरचना। अच्छा, पूछ रहा है किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। कामवृत्ति अहम पाठ संरचना मनोविश्लेषण पद्धति। तो कामवृत्ति अहम और मनोविश्लेषण पद्धति, इसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से है, लेकिन पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। इस तरह से देखिए, जितने भी प्रश्न हैं सब नए प्रश्न हैं और एक प्रश्न के माध्यम से हमारे 4 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। इन प्रश्नों को हम ध्यान से देखेंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए ये हम तैयार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? 10 रूपक, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श और काव्यालंकार। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3, 10 रूपक और साहित्य दर्पण ये रस संबंधित ग्रंथ हैं, जबकि काव्यादर्श और काव्यालंकार अलंकार के ग्रंथ हैं। 10 रूपक जो है वो धनंजय की पुस्तक है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की। शब्दार्थ योर्यथावस्थः सहभावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? तो ये राजशेखर का कथन है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार सालिनी, ये कुंतक का कथन है। रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीतिंच विदन्ति, ये भोजराज का कथन है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह विश्वनाथ का कथन है। देखिए, चारों कथन बहुत महत्वपूर्ण है और ये चारों प्रश्न बार बार कहीं न कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। काव्यादर्श, औचित्य विचार चर्चा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती। तो काव्यादर्श ये दंडी की पुस्तक है, तो सबसे पहले यही आएगा काव्यादर्श। उसके बाद आएगा काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, ये वामन का है। औचित्य विचार चर्चा, फिर अभिनव भारती। अब इनका समय हम देख लेंगे। काव्यादर्श दंडी का है, ये 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति वामन का है, ये 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं। और अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है, ये 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। औचित्य विचार चर्चा ये क्षेमेंद्र का है और ये 11वीं सदी के माने जाते हैं। तो जब भी हम प्रश्न हल करेंगे तो प्रश्न हल करने के लिए हमें जो मुख्य रचनाकार हैं उनका समय भी हमें ज्ञात होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तेन, हीगल, विको या वाल्तेयर। तो हीगल के अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एज़रा पाउंड, मार्टिन हेडगर, जॉन-पॉल सार्त्र। तो इसमें जो है एज़रा पाउंड जो है वो अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं हैं। इनका जो मत है वो बिंबवाद का है, कि बिंबवाद के चिंतक हैं। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? क्लिंट ब्रुक्स, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। फिर टॉमस स्टर्न्स एलियट के अनुसार परंपरा संस्कृत का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृत का एक अंश है। तो टॉमस स्टर्न्स एलियट के अनुसार जीवित संस्कृत का एक अंश है। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। अस्तित्ववाद की जो विशेषता है उसको पूछ रहा है। तो इसमें जीवन की निरर्थकता का बोध
और मृत्युबोध, ये दोनों दिखाया गया है। फिर सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। प्लेटो, फिर है विमसार्ट, WK, कालरिज, फ्रैंक रेमंड लीविस, द ग्रेट ट्रेडिशन, इयॉन, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ए शॉर्ट हिस्ट्री। तो इसमें जो है पहले हम देखेंगे प्लेटो को। प्लेटो की पुस्तक है इयॉन। तो ए में 2 कहाँ है? ए में 2 ये है। 4 में, बी में 4 विमसार्ट, WK, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ए शॉर्ट हिस्ट्री। फिर कालरिज की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, और रेमंड लीविस की पुस्तक जो है वो है द ग्रेट ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का भेद अवंती को माना है? यह माना है भोजराज ने। वामन ने रीत के कितने प्रकार माने हैं? 3, जिसमें रीत, गौड़ी रीत और पांचाली रीत। निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? वामन, राजशेखर, मम्मट, लोलट। तो राजशेखर जो है वो काव्य मीमांसा के लेखक हैं। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की पुस्तक है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भामा, भरत, जयदेव और वामन। तो ये नाट्यशास्त्र पुस्तक जो है वो आचार्य भरत की है। ये रस नाट्यशास्त्र इसका नाम है, लेकिन इसमें रस की विवेचना की गई है। अभिनव गुप्त किस सूत्र के व्याख्याता हैं? आरोपवाद, अनुमानवाद, अव्यक्तिवाद या भुक्तिवाद। तो अभिनव गुप्त जो हैं वो अव्यक्तवाद रस सूत्र के व्याख्याता हैं। अनुमानवाद जो है वो शंकुक का है, और भुक्तिवाद जो है भट्टनायक का है। आरोपवाद जो है वो भट्ट लोलट का है। यहाँ फिर निम्न विकल्पों में से संगत विकल्प कौन सा है? प्लेटो, विरेचन, क्रोंचे, अभिव्यंजना, कार्ल मार्क्स, सहजानुभूत, हीगेल, यथार्थवाद। तो इसमें जो सही विकल्प है वो क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद है। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। यहाँ हम देखें, क्रोंचे ने अभिव्यंजनावाद दिया था। इनकी पुस्तक का नाम है न्यू एसेज ऑन एथेस्टिक। प्लेटो ने प्रत्यय सिद्धांत दिया था। इनका रिपब्लिक और लॉज और इयॉन पुस्तक है। हीगेल ने द्वंद्वात्मक पद्धति दिया था। इनकी पुस्तक का नाम है प्रपंच शास्त्र। कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद दिया था। इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल को हम याद किए रहेंगे, महत्वपूर्ण पुस्तक है और परीक्षा में पूछा जाता है। प्लेटो के जितने भी ग्रंथ हैं और उनके जो सिद्धांत है वो भी हमें याद होना चाहिए। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु का है। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? भामा, दंडी, कुवलयानंद और जयदेव। तो इसमें पूछ रहा है कि अलंकारवादी आचार्य नहीं है, तो कुवलयानंद जो है ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है, जबकि भामा, दंडी, जयदेव ये अलंकारवादी आचार्य हैं। कुवलयानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। अलंकारवादी आचार्य इनमें से हैं विश्वनाथ, मम्मट, दंडी, कुंतक। तो दंडी जो हैं वो अलंकारवादी आचार्य हैं। इसके अतिरिक्त जो और अलंकारवादी आचार्य हैं, प्रमुख अलंकारवादी आचार्य निम्न हैं: भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय, दीक्षित। तो ये हम नोट कर लेंगे अलंकारवादी आचार्य कौन कौन हैं। भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज मतलब भोज का मतलब भोजराज, और जयदेव, अप्पय, दीक्षित। कुंतक जो है वक्रोक्त की हैं। मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, और ये ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। और विश्वनाथ जो हैं वो रसवादी माने जाते हैं, और इन्होंने वात्सल्य रस की स्थापना की थी। धर्मकथा
पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मिथक का। प्रश्न कब आया है? UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो बिंब के द्वारा। अब पुस्तक कब आया है, यानी प्रश्न कब आया है? UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में। देखिए ये प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिए DSSB में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, RPSC में, MPTET में, UPTGT PGT में, UGC नेट JRF जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक हैं एमिल जोला, जीने मोर, कीट्स, जेम्स जॉइस। तो जीन मोरे जो हैं वो प्रतीकवाद के सर्वप्रथम घोषणा करने वाले थे। लोनजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो किया है ऑन द सबलाइम। ऑन द सबलाइम लोनजाइनस की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनकी एक और पुस्तक है पेरुसुस। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न अंग माना है? तो कला और सहजानुभूति को अभिन्न अंग माना है क्रोंचे ने। क्रोंचे जो है प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। प्रश्न ये भी आता है क्रोंचे कैसे दार्शनिक थे? तो प्रत्ययवादी थे। इनकी पुस्तक क्या है? एथेस्टिक, न्यू एसेज ऑन एथेस्टिक आदि। ये आत्मावादी भी माने जाते हैं और इन्होंने आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानी हैं। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी। भरत मुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो ये माना है भट्ट लोलट ने। अभिनव गुप्त ने माना है अव्यक्तिवाद, और भट्ट नायक ने माना है भुक्तिवाद, और शंकुक ने माना है अनुमतिवाद। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन है कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल हैं। कला के अभिप्राय, संदेश, सारतत्व व रूपशिल्प में बदलाव होता रहता है। तो ये पूछ रहा है कि साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल हैं। फिर है साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है। वहाँ संगत पूछा था, यहाँ संगत पूछ रहा है। साहित्य वर्गों के बीच विचारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उसकी जड़ें भी खोद सकता है। वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो संगत हैं। फिर पूछ रहा है इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन किसका है? तो ये है उत्तर आधुनिकतावाद का। उत्तर
आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में सम्मिलित नहीं है। भूमंडलीकरण, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य, सूचना का साम्राज्यवाद, साहित्य की दृढ़ता के साथ स्थापन। तो ये पूछ रहे हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। तो साहित्य की दृढ़ता के साथ स्थापन ये सही शामिल नहीं है। बाकी भूमंडलीकरण, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य और सूचना का साम्राज्यवाद, इनसे जो है उत्तर आधुनिकतावादी सोच विकसित हुई है। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है। संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद हो गईं। वैशिष्ट का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ। रचनाकार का प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। आइडियोलॉजी की तरह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा है। इसमें असंगत कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है असंगत कथन हो जाएगा कि रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। ये कथन गलत है। फिर साहित्य पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? तो विखंडनवाद की। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं जाक देरिदा। विखंडनवाद ये यही है, विखंडनवाद के जनक जो हैं वो जाक देरिदा हैं। पीछे भी ये प्रश्न कई बार आ चुका है। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। क्योंकि विखंडनवाद 1970 से 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब लोकप्रिय हुआ। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। कविता ज्ञान से उत्पन्न है। काव्य और नाटक अंतःप्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। तो इसमें असंगत पूछ रहा है प्लेटो का। प्लेटो जो है, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। कविता ज्ञान से उत्पन्न होता है, नहीं, कविता जो है ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता है। प्लेटो ने नहीं माना है कला में अनुकरण की बात, कलाओं के पारस्परिक संबंधों व वर्गीकरण की बात, कलाओं में आदर्श की न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना। तो नहीं माना है कला में अनुकरण की बात, जबकि वो मानता है कि कला जो है वो अनुकरण है। प्लेटो के विचारों से बेमेल है। तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है। कलाकृत धारणा प्रसूत आभास मात्र है। अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता है। तो यही कथन गलत है। अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता, ये अंतर होता है। रिपब्लिक के 10वें अध्याय में अनुकरण का प्रयोग प्लेटो ने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए किया है। प्लेटो के अनुसार मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य, उसका ज्ञान सत्य और असत्य के बीच, ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और अभाव के बीच है। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। इसमें 6 अंगों को उन्होंने स्वीकार किया। 6 अंग कौन कौन से हैं? कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। फिर अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत है। कला प्रकृति की भावनामय व कल्पनामय अनुकृत नहीं है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है।
अनुकरण का वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप देता है। इसमें असंगत पूछ रहा है। आरपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें असंगत पूछता है। कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृत नहीं है, यही असंगत है, क्योंकि अरस्तु मानता है कि कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृत है। फिर त्रासदी के अनिवार्य अंगों के उपयुक्त कथन हैं। दृश्य विधान, पदावली, भाषा परिष्कार अनुकरण के विषय हैं। पदावली गीत व चरित्र अनुकरण के विषय हैं। कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। भाषा परिष्कार दृश्य विधान व कथानक अनुकरण के विषय हैं। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है, गलत नहीं, उपयुक्त है। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। इस बार अनुपयुक्त या असंगत नहीं पूछ रहा, इस बार उपयुक्त पूछ रहा है। तो कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से किया है, साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया है। सही है ये। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन पूछ रहा है। असंगत, संगत नहीं। अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया है, तो ये सही है। असंगत इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, ये कथन गलत है। बाकी मन की शुद्धि से आत्मा विशद व प्रसन्न होती है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा है, ये सही है। ऑप्शन सी इसमें गलत है कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। पेरिप्सुस ग्रंथ के रचयिता कौन है? अरस्तु, लोंजाइनस, कालरिस या क्रोंचे? तो पेरिप्सुस ग्रंथ के रचयिता लोंजाइनस हैं। इस तरह से लगभग 50 प्रश्नों को हमने हल किया और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। शेष अगले भाग में।